नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ इस बुलेटिन में अमित और अनामिका भी मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आंध्र प्रदेश में माना जा रहा है कि बीजेपी, टीडीपी और जेएस साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी की कोशिश है एनडीए के कुंडे को बढ़ाने की, और इसी कड़ी में ये जो अलायंस है ये महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी भी घोषणा हो सकती है इस गठबंधन की। सीट शेयरिंग को लेकर आज बातचीत हुई है। अमित शाह के घर पर बैठक हुई जिसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है इसको लेकर बात हुई। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, 2018 में हालांकि वो एनडीए से अलग हुए थे, लेकिन एक बार फिर से साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है। और अहम यही है कि आखिर वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहता है वो देखना अहम होता है। और अखिलेश मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अखिलेश, बहुत इंपॉर्टेंट गठबंधन हो सकता है क्योंकि अटल जी का जब वक्त था तो टीडीपी बीजेपी का हिस्सा थी, एनडीए का हिस्सा थी। अभी क्या अपडेट है? सीटों को लेकर ऐलान कितनी देर में हो सकता है? देखिए, करीब 1.5 घंटे तक अमित शाह के घर पे ये बातचीत चली है और इसके पहले भी 2 राउंड की बातचीत चल चुकी है। और आज ये माना जा रहा है कि पूरी तौर पे बातचीत पक्की हो चुकी है। सीटें कितनी लड़नी है वो भी तय हो चुका है। और सूत्रों की माने तो 25 में से लोकसभा की 17 सीटों पे टीडीपी लड़ना चाहती है, 6 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और 2 सीटें पवन कल्याण की पार्टी को मिलने वाली हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। किसी भी समय इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें जो पहले से चल रही थी सीटों को लेकर के, ये भी तय किया गया है कि किस किस सीटों पर कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी बीजेपी को, किस किस इलाके की सीटें पवन कल्याण को दी जाएंगी और कौन सी सीटें, किस इलाके की सीटें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी लड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो करीब 1.5 घंटे बैठक चली थी उसमें ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। उसके बाद गृह मंत्री पटना के लिए रवाना हो गए और बाकी जो 2 नेता टीडीपी के प्रमुख थे वो भी चले गए। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उसके बाद वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। लगातार कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और प्रभु श्री राम को लेकर कांग्रेस ने जो बातें कही हैं उस पर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं, ये भी कहा है उन्होंने। पचौरी ने साथ ही कहा है कांग्रेस ने भगवान राम को ठुकराया है, इसलिए मैंने कांग्रेस को ठुकरा दिया। भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाते पीर न राम विदही कोटि डायरेक्शन यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी ने अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को निश्चित तौर पर होगा। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस में टूट की खबरें भी आम हो चली है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाते पीर न राम विदही कोटि डायरेक्शन यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। पचौरी के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद और 3 पूर्व विधायकों को सदस्यता दिलाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा है, तो वहीं अब राजस्थान में भी कांग्रेस को झटका लग रहा है। ये बताया जा रहा है कि गहलोत के करीबी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये जो बड़ी जानकारी है, लालचंद्र कटारिया छोड़ सकते हैं कांग्रेस। तो इसी के साथ राजेंद्र यादव, विजयपाल मिर्धा बीजेपी में आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस को झटके ही झटके लग रहे हैं। जो कांग्रेस के करीबी थे, वो अब किस तरह से कांग्रेस पर अविश्वास जता रहे हैं। इसमें एक और नाम जुड़ने वाला है, लालचंद्र कटारिया का, जो छोड़ सकते हैं कांग्रेस। बड़ी जानकारी इस वक्त राजस्थान से आ रही है, लेकिन साथ ही लालचंद्र कटारिया के अलावा राजेंद्र यादव, विजयपाल मिर्धा भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ। वहीं गठबंधन को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ये कह रही हैं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेंगी। देश भर की सभी सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, मायावती ने यह साफ कर दिया है। क्योंकि पहले खबरें ऐसी थी कि मायावती इंडी गठबंधन के साथ जा सकती हैं, लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगी। और इस बीच अगली बड़ी खबर भी यूपी से, जहां पर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। अखिलेश ने कहा कि हिटलर भी 10 साल तक शासन कर गया और इनकी सरकार भी अब जाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, अखिलेश ने पीएम की तुलना हिटलर से की। कहा 10 साल से ज्यादा हिटलर नहीं रहा, मोदी सरकार का भी 10 साल पूरा हो चुका है, यह सरकार भी जाने वाली है। तो उत्तर प्रदेश से लगातार सियासी बयानबाजी आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विपक्ष के नेता हैं लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। तो विपक्ष तिल मिलाया हुआ है, जुबानी वार कर रहा है। बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी यहां पर की गई अखिलेश यादव की ओर से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। अरुणाचल के ईटानगर में जब प्रधानमंत्री ने संबोधन किया तो उन्होंने बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश में अब एक ही आवाज बुलंद है, 400 पार की वो आवाज जो हर तरफ सुनाई दे रही है। अब की बार एनडीए 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईटानगर में जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि किस तरह से विश्वास बुलंद है, 400 पार का लक्ष्य पूरा हम करेंगे। और उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, क्या वो भी सुनिए। देखिए 2019 में ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था। आज ये एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बताइए, अगर मैंने 2019 में किया ना तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? अरुणाचल के लिए किया था नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहां की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहां की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार अब की बार।
और अरुणाचल के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक और बड़ा हमला बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार घोटालों में व्यस्त थी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, जिलों के दौरे पर हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब वो उनकी जो बातें उन्होंने ईटानगर में कही हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घोटालों में व्यस्त थी। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर बयान देते रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो वो लोग क्या कर रहे हैं। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। यही उनकी नीति है, यही उनकी रीति है। साथियों, सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर, कासम दौरे पर पीएम मोदी चाय बागान भी गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान के दौरे के लिए गए थे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान गए थे और ये तस्वीर उसी वक्त की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।